करुण नायर ने एक और धमाकेदार शतक लगाया और बीसीसीआई के दरवाजे को, टीम इंडिया के दरवाजे को एक बार फिर से खटखटाया। जी हां, करुण नायर ने एक बार फिर से एक शानदार 174 रनों की नाबाद पारी खेली है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक टीम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी, 10 के 10 खिलाड़ियों ने अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन टीम के लिए तीसरे नंबर पर खेलने आए करुण नायर ने एक तरफ से एक मोर्चा संभाला और जहां पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, करुण नायर अकेले ही लड़ते रह गए। और वो सोचो, तीसरे नंबर पर आकर बैटिंग करने वाला बल्लेबाज जो पूरे टीम के बाद खत्म होने के बाद भी अकेला लड़ता रह जाता है और 174 रनों की नाबाद पारी खेलता रह जाता है। बात हम करेंगे करुण नायर की, क्योंकि करुण नायर ने एक बार फिर से बात करने लायक वो बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया है और वो इस बार बोल्ड स्टेटमेंट अपने बल्ले से है। जब बीसीसीआई सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रसर से पूछा जाता है वेस्ट इंडीज टूर से पहले कि आप आखिर ऐसा क्या हो गया कि करुण नायर को टीम में सेलेक्ट नहीं करना चाहते, और ऐसे तौर पर करुण नायर ने तो एक 50 भी लगाई थी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम में जहां पर टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रसर ने कहा कि हां, उन्होंने एक हाफ सेंचुरी जो है वो तो लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी मानने की जरूरत है कि जितनी हमसे उनसे एक्सपेक्टेशन थी, यानी जितनी हम चीजों को मान रहे थे उनसे, कहीं ना कहीं उतने चीजों पर वो खड़े नहीं उतरे। इस वजह से जो उनका नाम है वो वेस्ट इंडीज के टूर पर नहीं आया। लेकिन मेरा एक सवाल है चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रसर से कि आपने जिनको टीम में रखा, यानी आपने टीम में रखा साई सुदर्शन को, तो क्या साई सुदर्शन के परफॉर्मेंस से क्या आप सेटिस्फाइड थे? साई सुदर्शन की भी परफॉर्मेंस आप उठाकर देखोगे तो इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं थी। साई सुदर्शन ने भी उस टूर पर केवल एक हाफ सेंचुरी लगाई थी और एक हाफ सेंचुरी जो ही थी वो केवल और केवल आई थी करुण नायर के बल्ले से। लेकिन करुण नायर की जो हाफ सेंचुरी थी वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन उस खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाल दिया गया। अगर आप करुण नायर की सिचुएशन को समझोगे तो कहीं ना कहीं करुण नायर जो है वो टीम इंडिया में सेलेक्ट होने से पहले रेगुलर रन बना रहे थे। वो आईपीएल में रन बना रहे थे, विजय हजारे में रन बना रहे थे, रणजी ट्रॉफी में रन बना रहे थे, सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में रन बना रहे थे। मतलब आप देखो, वो रेगुलर हर अंतराल पे रन बना रहे थे और बीसीसीआई के पास कोई जवाब नहीं था कि यार इतने रन बनाने के बाद भी, लगभग 700 के एवरेज के साथ बल्लेबाजी करने के बाद भी आखिर करुण नायर को टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही। और बीसीसीआई के पास जब ये जवाब नहीं था तो उन्होंने सोचा कि भाई एक ऐसी कंडीशंस निकालते हैं जहां पर क्योंकि हमें पता है कि करुण नायर को ज्यादा मौका नहीं देना है, इस वजह से हम उसको इस जगह पर मौका देते हैं कि वो परफॉर्म ही ना कर पाए, और इस वजह से जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो लोगों का सवाल भी बंद हो जाएगा और हम कुछ भी कहकर उसे टीम से बाहर निकाल देंगे। मतलब आप बीसीसीआई की थिंकिंग समझो कि उन्हें जानबूझ के, मैं कहूं कि इंग्लैंड के टूर पर सेलेक्ट किया गया क्योंकि वहां पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि करुण नायर को जो है वो पूरा ही इस वजह से सेलेक्ट किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर करुण नायर को आगे आप सोचते तो आप करुण नायर को इंग्लैंड के टूर के बाद भी मौका देते, क्योंकि जो इंडिया की कंडीशन है, जो इंग्लैंड की कंडीशन है, वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल भी अलग है। ऐसे तौर पर करुण नायर काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, इंडिया ए के लिए भी खेल चुके हैं, उन्होंने इंडिया ए के लिए डबल 100 भी लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात यह समझने की जरूरत होगी कि अगर आप उन्हें वेस्ट इंडीज टूर पर एक मौका देते, क्योंकि एक सीरीज किसी भी खिलाड़ी के लिए इनफ नहीं होती। हालांकि अजीत अग्रसर ने कहा था कि काश हमारे पास इतना मौका होता कि हम किसी खिलाड़ी को 15-20 मैचेस का दे सके, लेकिन भाई आप करुण नायर का परफॉर्मेंस तो देखो, आप करुण नायर के पास में किए गए कारनामे तो देखो। उस खिलाड़ी को अगर आप मौका नहीं दोगे तो आखिर किस खिलाड़ी को मौका दोगे? और आप कहते हो कि हमें इनसे इतनी एक्सपेक्टेशन थी और वो उस एक्सपेक्टेशन पर उतर नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति थी कि यार यहां पर, और आपको यह भी समझना चाहिए, ऐसा भी नहीं था कि करुण नायर अगर इंग्लैंड के टूर पर पूरे मुकाबले खेले, समथिंग उन्होंने 3 मुकाबले खेले थे, 2 मुकाबले नहीं खेले थे, और उन 3 मुकाबलों की जो 6 पारियां था उसमें भी करुण नायर को एक जगह पर नहीं खिलाया गया था, उसमें भी उनकी पोजीशन से छेड़छाड़ किया गया था। यानी आप समझो, एक ऐसा खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में रन कर आ रहा है और आप चाह रहे हो कि उसे टीम से कैसे बाहर निकालना है, तो आप कहीं ना कहीं सीधे तरीके से उसे बाहर निकालने की नहीं कोशिश करते हो, उसके पोजीशन में बदलाव करते हो, उसके प्लेइंग में बदलाव करते हो, ताकि वो खिलाड़ी खुद फेल हो और वो कहे तो अपने आप के लिए आवाज भी ना उठा पाए। लेकिन एक बार फिर से उस खिलाड़ी ने अपने बल्ले को उठाया है और एक बार फिर से गोवा के सामने 174 रनों की पारी खेल दिखलाया है। और कहीं ना कहीं करुण नायर ने यह सबको बताया है कि अभी हम हार तो नहीं मानने वाले। 33 साल के हो चुके इस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया है। 2 साल इन्होंने विदर्भा के लिए खेला था और विदर्भा में इन्होंने काफी शानदार मैं कहूं तो सीजन रहा विदर्भा के लिए। ये चैंपियंस भी बनते हैं, यानी ये ट्रॉफी भी जीतते हैं। लेकिन जब इनको इंडिया ए के लिए भी सेलेक्ट नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो ये सोच चुके थे कि यार अब करुण नायर जो है वो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। भले ही करुण नायर आउट ऑफ थिंकिंग हो चुके हैं, इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि करुण नायर अपने बल्ले से रन जो है वो रोकना नहीं चालू करेंगे और जो उनका काम है वो करते ही रहेंगे। ऐसे तौर पर आपकी क्या सोच है कि करुण नायर क्या टीम इंडिया में वापस आने चाहिए या फिर नहीं? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।